जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 32 करने वाले हैं। आज हमारा जो है ज्योग्राफी का सिलेबस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को इससे पहले वाली वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट बनाए रखें 7 क्लास के साथ, ठीक है। चलिए तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो है 32 वित्त अध्ययन के द्वारा सुझाव। वित्त अध्ययन के द्वारा सुझाव। देखिए वित्त अध्ययन होता क्या है, ये क्या है भाई, मक्खी आ रही है बार बार। देखिए वित्त अध्ययन का मतलब क्या होता है, तो वित्त अध्ययन का अर्थ हो गया आप किसी भी पर्टिकुलर किसी स्पेस के बारे में, या बोल सकते हैं कोई जगह है, बस्ती है ना, शहर है, उसमें आप मानव जो लोग हैं वहां पे उनके साथ होने वाली जो समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं को हर तरफ से पढ़ना, हर तरफ से समझना और सुझाव देना वित्त अध्ययन कहलाता है। आगे समझ में, ठीक बा। देखिए जैसे मैंने क्या बोला, मानव हैं, लोग हैं, समाज में रहते हैं, समाज के अंदर होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करना वित्त अध्ययन कहलाता है, ठीक बा। चलिए तो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले जो है 31 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में बढ़िया तरीके से नाचिए, गाइए, झूमिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। देखिए तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र विकास के नियोजन के लिए 3 प्राथमिकताएं बताएं। नियोजन के बारे में तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ही था ना बहुत अच्छे से। नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग करना, किसी पूरी समाज को बदलना है, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ नया करना है, उसको नियोजन कहा जाता है, प्लानिंग कहा जाता है, प्लानिंग, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है, कौन है भाई, देखिए पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र विकास के नियोजन के लिए 3 जो है प्राथमिकताएं बतानी है। यानी पहाड़ी क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्र का विकास अगर करना है तो उसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए, वहां के लोगों को जो है उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। तो देखिए जरा क्या बोल रखा है, सबसे पहला पॉइंट है मूलभूत सुख साधनों और सुविधाओं की व्यवस्था करना। यानी कि जो लोगों की बेसिक नीड है ना, पहले उनको समझो ताकि उनका विकास हो सके, सुधार सके हम। आ रही बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। तो मूलभूत सुख साधनों और सुविधाओं की व्यवस्था करना, उनके लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन सारी चीजों की व्यवस्था करना। दूसरा है स्थानीय रूप में उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना। यानी कुटीर उद्योग क्या होते हैं, जो घर घर में उद्योग खुले होते हैं, छोटे मोटे उद्योग होते हैं, उनका विकास करना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा वित्तीय अध्ययन था वो क्या होता है, आने वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बाकी इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, बहुत छोटा चैप्टर है, हलवा है, सूजी का हलवा है, ठीक है। देखिए तो स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना। छोटे मोटे उद्योगों को जो गांव देहात के घरों में चलते रहते हैं, छोटे मोटे उद्योग, सिलाई का हो गया, कोई शिल्पकारी का काम हो गया है ना, कोई कुछ बना रहा है, सजाने वाला सामान बना रहा है, इन सबको कुटीर उद्योग के तौर पर देखा जाएगा। अरे बात समझ में, तो ये चीज हमें याद रखना है इसमें। उसके बाद देखिए क्या बोला है, उसके बाद है तीसरा पॉइंट है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को प्रोन्नत करना। कच्चे माल के आधार पर यानी कि मान लीजिए छोटे मोटे जो व्यापार करने वाले हैं वो कच्चा माल से क्या कर रहे हैं, जैसे बोला जा रहा है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को प्रोन्नत करना। छोटे मोटे जो उद्योग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कच्चा माल चाहिए उनको, तो कच्चा माल इन स्थानों से मिल सकता है, तो लोगों को प्रोत्साहित करें कि वो कच्चा माल जो है लेकर आए और फैक्ट्रियों में बेचें। इससे क्या होगा, उनका भी डेवलपमेंट होगा। अरे वाह सर, तो ये चीज हमें याद रखना। तो 3 चीजें बतानी है, जैसे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को प्रोन्नत करना, तो वही कच्चे माल का उत्पादन कर सकते हैं और लाके बड़ी फैक्ट्रियों में बेच सकते हैं। उससे क्या होगा, उनका भी विकास जो है दिन पे दिन होता जाएगा, ठीक है। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विशिष्ट क्षेत्रों। देखिए क्या बोला जा रहा है, तो विशिष्ट क्षेत्रों और मुद्दों की उनके नियोजन की प्राथमिकताओं से संबंधित समस्याओं को बेहतर समझने के लिए किस प्रकार वित्त अध्ययन आवश्यक है, किस प्रकार वित्त अध्ययन आवश्यक है। तो विशिष्ट क्षेत्रों और मुद्दों की उनके नियोजन की प्राथमिकताओं से, क्वेश्चन क्या बोला है, विशिष्ट क्षेत्र यानी अलग अलग क्षेत्र होते हैं, मुद्दे भी अलग अलग होते हैं हर किसी के, तो विशिष्ट क्षेत्रों और मुद्दों को उनके नियोजन की प्राथमिकताओं, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग जो है हम क्या कर सकते हैं,
उनकी प्राथमिकता, जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को पूरा करो। प्लानिंग के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में मुद्दों के ऊपर से संबंधित समस्याओं को बेहतर समझने के लिए, यानी उनमें जो समस्याएं उत्पन्न होती है क्षेत्रों में, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए आप पहला काम क्या करेंगे और किस प्रकार वित्तीय अध्ययन आवश्यक है। मैंने पहले बता दिया वित्तीय अध्ययन क्या होता है, पूरे समाज में चल रही समस्याओं को पढ़ना, अध्ययन करना, समस्याओं का अध्ययन करना वित्तीय अध्ययन कहलाता है। ठीक बा। जैसे वित्तीय अध्ययन विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं, यानी कि अलग अलग क्षेत्र हैं, सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को तथा समस्याओं को समझने में सहायक होता है। तो वित्तीय अध्ययन क्या है, अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकताएं क्या हैं वो आवश्यकताओं को समझना और समस्याओं को समझना वित्तीय अध्ययन कहलाता है। ठीक बा। देखिए तो उसके बाद क्या है, यह लोगों और क्षेत्रों के विशिष्ट समूह द्वारा झेले जाने वाली विभिन्न समस्याओं को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि समाज में जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ये क्या करता है, यानी लोगों द्वारा, लोगों और क्षेत्रों के विशिष्ट समूह द्वारा झेले गए जो भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, सब समूह झेल रहे हैं, प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो उन समस्याओं को प्रतिबिंबित करता है, सामने लेकर आता है। तो हम क्या, कैसे आता है वो, तो वित्तीय अध्ययन के द्वारा आता है। ठीक है। या विभिन्न स्थानीय क्षेत्र और लोगों के लिए नियोजन की प्राथमिकताओं को भी प्रतिबिंबित करता है। उदाहरण के लिए जैसे बाजार क्षेत्रों को, जहां उन्हें बाजार क्षेत्रों में क्या चाहिए, बाजार क्षेत्रों की समस्याएं क्या होती हैं, तो बाजार क्षेत्रों की जहां उन्हें पार्किंग स्थान की समस्या आती है, भीड़ भाड़, लोगों के असाधारण जमाव की, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, विभिन्न स्तरों के उत्पादों एवं उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की गुणवत्ता और विविधता के मुद्दों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे, तो हर किसी की अपनी अलग समस्या होती है, बाजार की अपनी अलग समस्या, वैसे ही जनजातीय क्षेत्रों की भी अलग समस्या। जनजातीय क्षेत्र कम विकसित, गंदगी, निर्धनता, पर्यावरणीय पतन को है, यानी जनजातियों के लिए क्या है, ये सारी समस्याएं दे रखे। बाजार के लिए अलग समस्या, जनजातियों के लिए अलग समस्या है। और स्थल क्षेत्रों की प्राथमिकताएं, देखिए बोल रखा है स्थल क्षेत्रों की प्राथमिकताएं, स्वच्छता, स्थल क्षेत्र जो होते हैं उनकी समस्या क्या होती है, जो बिल्कुल जुड़े होते हैं जमीन से, तो क्षेत्रों की प्राथमिकता होती है स्वच्छता, स्वास्थ्य, है ना। अतः वित्त अध्ययन के क्षेत्र विशिष्ट के नियोजन संबंधित मुद्दों के लिए वास्तविक आधार प्रदान करना, यानी कि हर किसी की समस्याओं को समझकर आप उनका समाधान निकालें, ये पूरी ही प्रक्रिया को वित्त अध्ययन के नाम से जाना जाता है। ठीक बा। चलिए अब हम देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो है किस प्रकार दुकानों की प्रकृति और ढांचा एक प्रकार के बाजार से दूसरे में भिन्न है। एक तरफ दुकान को रख दो, एक तरफ बाजार को रख दो। दुकान डेली खुलने वाली चीज है, पर बाजार जो होते हैं कुछ अलग अलग तरीकों के होते हैं। आपने देखा होगा शनि बाजार लगता है, मंगल बाजार लग रहा है, बुध बाजार लगता है, हमारे देश में तो बहुत सारी चीजें है ना, ये चीजें। तो देखो क्या क्या चीजें बोले, तो बाजार दुकानों में थोड़ा थोड़ा अलग चेंजेस दिखाने। जैसे बाजार स्थल वह स्थान है जहां विक्रेता और क्रेता, खरीदने वाला बेचने वाला मिलते हैं और भुगतान पर माल और वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। जब आपने पैसे दिए तो वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हो गया। ठीक है। उसके बाद बाजार दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य या परचून बाजार, या तो हम बोल सकते हैं परचून बाजार मान लो इसको। ठीक है, पहला ये। दूसरा विशिष्ट या थोक बाजार, जिसमें जैसे एक होता है हमारे यहाँ गली मोहल्ले में दुकानें होती हैं, है ना, मान लीजिए, उसमें हम जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लेकर आते हैं, वो कम जितना एक पाव चाहिए एक पाव भी देगा। पर थोक माल जहां बिकता है, क्या वो एक पाव देगा आपको? कोई भी सामान, आटा मान लो लेने गए, परचून की दुकान पे एक पाव आटा मिल जाएगा, लेकिन थोक बाजार में एक पाव आटा नहीं मिलेगा, मार्ग भगा देगा, बोल भाग, बहुत सारा ले जाना तो ले जाओ, तो वरना अगर खरीदना है परचून की दुकान पे जाओ। ये चीज है। तो विशिष्ट या ये हो गया एक परचून वाला सामान्य या परचून की दुकान बाजार हो गया। एक होता है विशिष्ट या थोक बाजार में दुकानों की प्रकृति का ढांचा एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है, दोनों अलग अलग है अपने हिसाब से। विक्रय वस्तुओं के संबंध में प्रत्येक दुकान भिन्न होती है, यानी कि हर दुकान भी अलग अलग, उन्हीं बाजारों में अलग अलग दुकानें होती हैं,
वो अलग अलग होती है। परचून बाजार केंद्र के मामले में वस्तुओं की संख्या तथा विविधता सीमित रहती है। यानी कि जो परचून वाली दुकानें होती है ना, उनमें क्या होता है कि सामान लिमिटेड होगा और वहां आप कुछ ही सामान खरीद सकते हैं, यानी पूरा आप खरीदने चले जाओ, नहीं होगा ऐसा। वस्तुएं और ज्यादा रेट पे भी देंगे। परचून वाली दुकान पे अगर आप 20 किलो आटा लेने गए, वो उतना जितना रेट लगता है उतना ही देगा, पर आप थोक पे जाओगे 100 किलो आटा लेने, थोड़ा कम भी होगा उसका, ठीक है। इसलिए थोक से ज्यादा लोग दुकान वाले खरीदते हैं। तो वस्तुएं और माल प्रदान करते हैं। परचून बाजार में दुकानों के आकार में बहुत भिन्नताएं होती हैं। परचून बाजार में दुकानों के आकार में बहुत भिन्नताएं होती हैं। परचून बाजार में दुकान अलग होती है, थोक बाजार में दुकानें अलग होती हैं, ठीक है। देखिए, तो स्थायित्व के आधार पर बाजार बोला है, खरीद क्षेत्र के ढांचे और स्थायित्व के आधार पर बाजारों को नियमित और साप्ताहिक बाजारों में विभाजित किया जाता है। एक होता है नियमित बाजार जो डेली खुलता है, एक होता है साप्ताहिक बाजार जिसमें मंगल, शनि, बुध ऐसे वाले बाजार होते हैं। अरे समझ में, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। देखिए, तो साप्ताहिक बाजारों में, यहाँ देखिए, साप्ताहिक बाजारों में विभाजित किया जाता है। नियमित बाजार में दुकानों का स्थायी भौतिक ढांचा होता है, परमानेंट होती है इसमें दुकानें। कौन सी वाली में? नियमित बाजार में। पर एक होता है साप्ताहिक बाजार में स्थायी भौतिक ढांचा नहीं होता, इसमें स्थायी नहीं होती, समय समय पर दुकानें खुलती हैं। ये दुकानें चलती फिरती दुकानें, आज बुध बाजार में दुकान लगा ली तो कल शनि बाजार में दुकान लगा ली, ऐसे ऐसे जो है यहाँ पे दुकानें हमें देखने को मिल जाती हैं। इन्हीं साप्ताहिक बाजारों को भिन्न देखिए बोला जा रहा है कि इन्हीं साप्ताहिक बाजारों को भिन्न स्थानीय नामों, फड़, हाट, टेंट आदि के नाम से जाना जाता है। तो ये साप्ताहिक बाजार को हम इन नामों से पुकार सकते हैं। तो बाजारों की भी अलग अलग प्रकार होती है। क्लियर हो गया? दुकान जैसे एक परचून वाली दुकानें बाजार अलग होंगी, उसमें दुकानें, एक साप्ताहिक वाली जो बाजार है उसमें दुकानें अलग होंगी। थोक में विक्रेता जो होते हैं उनमें। अब आ जाता, देखिए क्या बोला जा रहा है, शहरों में क्या हो गया, देखिए, शहरों में मलिन बस्तियों की वृद्धि के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? शहरों में मलिन बस्तियों की वृद्धि के लिए, यानी कि शहरों में मान लीजिए स्लम एरिया बहुत ज्यादा है, मलिन बस्तियां क्या होती है, थोड़ी सी जो गंदी होती है, कूड़ा कचरा इधर उधर फैला रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो और एक होता है साफ सुथरा, तो साफ सुथरे की बात नहीं, अब मलिन बस्तियों की बात हो रही है, ध्यान सुनिएगा। देखिए, तो शहरों में मलिन बस्तियों की वृद्धि के लिए क्या कौन कौन से कारक है? क्यों इतने ज्यादा शहरों में मलिन बस्तियां आ रही हैं या बस रही हैं? शहरों में इतनी गंदगी क्यों फैल रही है? तो मलिन बस्तियां शहरी निर्धनों का आश्रय स्थल होता है, गरीब लोग रहते हैं वहां पे, अमीर नहीं रहते। अमीरों की बस्ती अलग होती है, बिल्कुल देखा होगा, चमचमाती सड़कें वगैरह हर चीज। पर ये स्लम एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे मलिन बस्ती बोला जाता है उनको, ठीक है। मलिन बस्तियों की वृद्धि के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं: न्यूनतम सामाजिक सुविधाएं तथा सुख साधनों का अभाव। यानी कि क्या बोला जा रहा है, मलिन बस्तियों में क्या होता है, सामाजिक सुविधाएं नहीं होंगी, सुख साधनों का अभाव मतलब कमी, तो सुख साधन भी कम होंगे। दूसरा, न्यूनतम आय तथा मतलब इनकम बहुत कम होती है उन लोगों की, रहने की कम जगह, एक तो रहने की भी कम जगह होती है, बिल्कुल है ना, तथा निम्न स्तर का होना, बिल्कुल निम्न स्तर की बस्तियां होती है वहां पे, ठीक है। चलिए, उसके बाद बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां लग रही हैं जिसकी वजह से शहरों में लोग आके बस रहे हैं। लोग आके बसेंगे, रहने के लिए घर नहीं होगा तो हाई हो जाएंगे, मतलब क्या, उनके स्लम एरिया में रहना पड़ेगा। शहरों में पूंजी विनियोग में हो रही वृद्धि, यानी कि इतनी ज्यादा, मतलब यहाँ पे देखिए व्यापार लेन देन इतना ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति जो है खराब होती चली जा रही है। अगर जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं कर रहा है, बहुत सही टाइम पे मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी पालो, अच्छा काम धंधा कर लो, अच्छा अपना काम शुरू कर दो। क्यों? तभी तो देश का विकास होगा, आपका भी विकास होगा, देश का भी होगा। इसलिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर, शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर होते हैं, तो इसीलिए रोजगार के अवसर हैं तो लोग भागे भागे चले आ रहे हैं। इतने ज्यादा लोग बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण
जो है स्लम एरिया में रह रहे हैं बेचारे सब, तो ये हो गया मलिन बस्तियां। उसके बाद ग्रामीण प्रवासियों को आजीविका के कम से कम गुजर बसर के आश्वासन, यानी कि जो गांव से भागे भागे लोग आ रहे हैं उनको कम आश्वासन मिलता है, उनको फिर मजबूरन कहाँ रहना पड़ता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ रहा है। मकानों की बढ़ती हुई लागत भी मलिन बस्तियों की वृद्धि में सहायक है। इतने ज्यादा रेट ज्यादा हो जा रहे हैं बाजारों के, मकानों के, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग आज इस बस्तियों में रहना शुरू कर दे रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं इन्हीं को पढ़ लो, हीरोइन बन जाओगे, देख लेना। मैं ये इसीलिए करवाता हूं ताकि सब लोग अच्छे से लिख दे, एग्जाम में जाके समझा भी दूंगा, ठीक बा। इतने सारे 31 वीडियो डाल दिया हूं, जाकर देख लेना जियोग्राफी का, ठीक है ना। चलिए अब आ जाता है जनजातीय लोग कहाँ रहते हैं। जनजातीय लोग कहाँ रहते हैं, तो जनजातीय सबको पता होगा, जो दलित हैं, जिनकी स्थिति समाज के अंदर जो है पहले खराब थी, अब तो बहुत अच्छी हो गई है स्थिति, है ना, हमारे संविधान की वजह से। चलिए, तो उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जनजातीय लोग अपनी प्राचीन परंपराओं तथा रहन सहन के ढंग को बनाए रखना चाहते हैं। क्या बोला जा रहा है, तो जनजातीय लोग क्या है, अपनी प्राचीन परंपराओं को, जो जैसे जंगलों में रह रहे हैं मान लीजिए जनजातीय लोग, तो वो चाह रहे हैं कि पेड़ पौधे से जुड़े रहें, अच्छे तरीके से रहते रहें। तो जनजातीय लोग अपनी प्राचीन परंपराओं तथा रहन सहन के ढंग को बनाए रखना चाहते हैं, अतः वे शहरी बस्ती से दूर पहाड़ी ढालों या दुर्गम जंगलों में रहते हैं। तो जनजातीय लोग क्या चाह रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड और बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप बना सकते हैं इन्हीं से इजीली, ठीक है। बाकी मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। जिम नहीं हो रही अभी, सब छूट गया देखिए, तो क्या है यहाँ पे, तो अतः वे शहरी बस्ती से दूर पहाड़ी ढालों या दुर्गम जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है, तो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं। अब वही चीज आप जंगल वगैरह काट दोगे तो इन्हीं को तो समस्या होगी, वही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्हीं के बारे में बात हो रही है। देखिए, जनजातीय व्यवस्था में पौधों और वन्य पशुओं का क्या महत्व है। भाई देखिए, जनजातीय लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, तभी तो इनके लिए ये महत्व है। पेड़ पौधे और वन्य वस्तु, उन्हीं वन्य पशु, उन्हीं पे तो डिपेंड है ये लोग। चलिए, तो जनजातीय अर्थव्यवस्था में पौधे तथा वन्य पशुओं, ध्यान सुनिएगा, जनजातीय अर्थव्यवस्था में जनजातीय लोग जो है वो वन्य पौधों पर, पेड़ पौधों पर और पशुओं से डिपेंड है, उनके ऊपर ये लोग, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है इनका का बहुत महत्व है। जंगल, जनजातीय लोगों के जीवन में किसका महत्व है, जंगल का, पेड़ पौधे जो हो गए, और जंगली पशुओं का, जंगल के पशुओं का, ठीक है। देखिए, का बहुत महत्व है। जनजातीय लोग अपने पशुओं को, क्या बोला जा रहा है, जनजातीय लोग अपने पशुओं को, देखिए, जनजातीय लोग अपने पशुओं को चराते हैं। वन उत्पाद आय के स्रोत हैं, वनों से लकड़ियां बेच के, कुछ ऐसे काम करके, तो ये इनका जीवन यापन होता है, उसीलिए जनजातीय लोग डिपेंड है उस पर। पशु और वन उत्पादों से आय सृजन होता है, आय आती है, इनकम होती है। जनजातीय लोगों के संसाधन वन और चारागाह इत्यादि है। जनजातीय लोग पौधों और साथ ही पशुओं के रक्षण और प्रोन्नति के लिए जाने जाते हैं। जनजातीय लोग किस लिए जाने जा रहे हैं, जनजातीय लोग पौधों और साथ ही पशुओं के रक्षण। जनजातीय लोग होंगे तभी जंगल बचेगा, जनजातीय लोग होंगे तभी तो जंगल के पशु बचेंगे, तो ये चीज है। इसीलिए जनजातियों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उनकी जो संस्कृति है उनके अकॉर्डिंग उनको चलने देना चाहिए, ठीक है। इससे संरक्षण ही होगा पशुओं का भी और वनों का भी, तो ये चीज, और प्रोन्नति के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया ना। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए, अब आता है सामूहिक कृषि क्रियाएं। सामूहिक मतलब सब लोग जो मिलजुल के करते हैं खेती बाड़ी। सामूहिक कृषि क्रियाएं, पशुपालन और विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली पहाड़ी लोगों के जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, सामूहिक कृषि की बात हो रही है। सामूहिक कृषि पर क्या है, पशुपालन, विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली पहाड़ी लोगों के लिए क्यों, तो सब लोग मिलजुल कर खेती बाड़ी करते हैं पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। उसके बाद वस्तु विनिमय, लेन देन भी जरूरी है पहाड़ी लोगों के लिए, और पशुपालन जरूरी है पहाड़ी लोगों के लिए। ये चीज, खेती बाड़ी पहाड़ी इलाकों में कहाँ हो पाएगी, पशुपालन ही तो हो सकता है। खेती बाड़ी पानी डालोगे सारा नीचे चला जाएगा, कैसे खेती हो पाएगी, है ना। तो ये चीज, तो पहाड़ी लोग अशिक्षित होते हैं। गांव, बाकी आज तो सब पढ़े लिखे ही हो रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। पहाड़ी लोग अशिक्षित होते हैं, गांव दूरस्थ होते हैं, दूर दूर तक बिल्कुल गांव फैले होते हैं। ये लोग मतलब उनसे दूर होते हैं, काफी गांव बसे होते हैं, तो इसलिए वो पहाड़ों में ही डिपेंड रहते हैं। और ये लोग अर्ध विकसित होते हैं, यानी विकास नहीं हुआ होता इनका। ये सीमित क्षेत्र के चरवाहे होते हैं, ये बिल्कुल सीमित क्षेत्र में जीते हैं, खाते पीते वही हैं,
अपना छोटा मोटा व्यापार भी कर ले रहे हैं, वहीं पे पशुओं पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है, वहीं सब्जियां उगा ली, अपना जीवन जी रहे हैं, सादा जीवन जीते हैं। इसलिए यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली, देखिए ये सब जो बातें कर रहे हैं ना, ये वित्तीय अध्ययन का ही एक भाग है। वित्तीय अध्ययन का मतलब इन सारे लोगों की जो समस्याओं को हम लोग समझे हैं ना, वही तो वित्तीय अध्ययन है। ठीक है, चैप्टर का नाम समझ में आ गया ना। देखिए, तो इसलिए यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत मतलब प्रणाली महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली। लेन देन पैसों में नहीं होता है, यहाँ वस्तु के बदले वस्तु। गाय का दूध दिया और बकरी ले ली, जैसे भी मर्जी हो सकता है। आइसक्रीम खरीदना है तो आइसक्रीम लो और गेहूं दे दो। आज भी गांव देहात में चलता है, हमारे यहाँ एरिया में आजकल चली रहा है, दिल्ली हो गया, कई जगहों पे, जैसे बाल दिए जीरा ले लिया, फोन दे दिया जीरा ले लिया सबको पता होगा ना, आता है गली में। चलिए देखते हैं। इसीलिए सामूहिक कृषि क्रियाएं और पशुपालन किया जाता है। पशुपालन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। इनके लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा पशुपालन। अधिकांश पालतू पशु कृषि कार्यों के लिए पाले जाते हैं, खेती बाड़ी के लिए ही ज्यादातर जो है पशु पाले जाते हैं इन पहाड़ी इलाकों में। और पशुचारण को सभी परिवार, देखिए क्या बोला जा रहा है, पशुचारण को सभी परिवार पशुचारण को सभी परिवार करते हैं, मतलब पशुचारण ज्यादातर सभी परिवार करते हैं। वहां पे दूध और दूध उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऊन प्रमुख पशु उत्पाद है। ऊन यानी भेड़ वगैरह पालते हैं यहाँ के लोग, है ना, तो इसलिए ये लोग पशु वगैरह पालते हैं काफी। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मलिन बस्ती की जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है? लोग अशिक्षित हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ध्यान दे रहे हैं हम तो हमारे होने दो पे, तभी तो बढ़ रही है ना। देखिए मलिन बस्ती की जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है, इसके लिए उत्तरदायी 3 कारणों को लिखिए। मलिन बस्ती समझ में आ गई? स्लम एरिया की बात हो रही है, जहां झुग्गी झोपड़ी होती है। तो मलिन बस्ती क्षेत्रों की दशा सुधारने के लिए नियोजन प्राथमिकताओं को बताइए। यानी कि आप प्लानिंग कर क्या कर सकते हैं, कौन सी प्लानिंग कर सकते हैं जिससे इनकी स्थिति सुधर जाए। तो मलिन बस्ती की जनसंख्या की वृद्धि के लिए उत्तरदायी इस प्रकार है। पहला, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, यानी कि मलिन बस्ती की जनसंख्या की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण। पहले तो ये बताना है कि मलिन बस्तियों की जनसंख्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। तो पहला है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। इतनी ज्यादा औद्योगिकरण बढ़ रहा है कि शहरों में लोग आ रहे हैं, शहरों में लोग आएंगे तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी और फिर स्लम एरिया का निर्माण होता रहेगा। और सेवाओं का शहरों में केंद्रीकरण, सेवाओं का शहरों में, शहर में ज्यादातर सेवाएं मिल रही हैं, लोग भागे चले आ रहे हैं शहरों में ही कमाने के लिए। दूसरा, शहरों में बढ़ता हुआ पूंजी विनियोग, यानी शहरों में ही पैसा लोगों को दिख रहा है, यहाँ शहरों में ही व्यापार कर सकते हैं, विकास हो सकता है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार अवसर, शहरों में रोजगार भी मिलते जा रहे हैं। आ रही हो समझ में? ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मलिन बस्ती क्षेत्रों के सुधार के लिए नियोजन। देखिए मलिन बस्ती क्षेत्रों में सुधार के लिए क्या नियोजन है। देखिए वो तो भाई इतने ज्यादा गंदगी फैल रही थी, क्यों फैली वो बता दिया ऊपर। अब बताना है सुधार कैसे हो सकता है। तो पहला, मूलभूत सामाजिक सुविधाओं और सुख साधनों के लिए व्यवस्था करना, सबके लिए अच्छी व्यवस्था करना, मूलभूत व्यवस्थाएं अच्छी हो, व्यवस्था बनी रहे, ये चीज हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद सबको सुविधाएं दोगे तो अच्छी स्थिति सुधरेगी। पुनर्वास और पुनर्अधिवास के कल्याणकारी योजनाएं बनाना, ठीक है, लोगों की अच्छी योजना बनाओ उन लोगों के लिए ताकि उनकी स्थिति अच्छी हो जाए, ठीक बा। चलिए उसके बाद है रोजगार के लिए आर्थिक अनुक्रियाओं को सुलभ बनाना, यानी कि लोगों के लिए क्या है, रोजगार के लिए आर्थिक अनुक्रियाएं को सुलभ बनाना, यानी रोजगार के अवसर दे दो ताकि लोग जब कमाए उमाएंगे तो स्लम एरिया का खत्मा होगा, है ना, लोग अच्छे घरों में जाएंगे, गंदगी नहीं फैलेगी, समाज अच्छा रहेगा ना। उसके बाद पर्यावरणीय गुणवत्ता पर नियंत्रण, जब पर्यावरण पर नियंत्रण रख लोगे तब क्या होगा, गंदी बस्ती मतलब जो बस्तियां हैं वो गंदी नहीं होंगी, साफ सुथरी रहेंगी। फिर ये चीज हमें याद रखना है, ठीक बात। चलिए तो यही था इस चैप्टर के अंदर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितना था इंपॉर्टेंट में मैंने बता दिया। अगर आप इसका मतलब समझ गए ना वित्तीय अध्ययन का, तो आपको चैप्टर क्लियर है वो। चलिए हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर खत्म हो गया। ओए ओए नाचो देखिए हमने यहाँ पे नाचते नाचते गाते गाते और पढ़ते पढ़ते अच्छे से पढ़ते पढ़ते पूरी मेहनत के साथ दिल लगा के काम किया है। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी और पेंटिंग, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, पेंटिंग और उसके बाद जो है ज्योग्राफी और ये होम साइंस
और कोई सब्जेक्ट था? इतने सारे मैं तो भूल भी गया, पेंटिंग वगैरह हो गया, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, सारे चैप्टर करवा दिए आप लोग, बस नाचो और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, चाहे ऑप्शनल हो चाहे कोई भी, मैंने छोड़ा नहीं है, ये आपको पता होगा, ठीक है। कुछ चैप्टर छोटे तो कुछ चैप्टर बहुत बड़े, पर कटौती नहीं करी है, ईमानदारी से पढ़ाया है और उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग ईमानदारी से पढ़िए भी। कुछ बच्चे बहुत गंदा कमेंट करते हैं कभी कभी, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी अगर कोई इतना गंदा गंदा कमेंट करेगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। लेकिन फिर बाकी के बच्चे फिर ये बोलते हैं कि इग्नोर, तो कोई नहीं, इग्नोर कर देंगे, बस वही अजीब सा लगता है देख के। बाकी कोई बात नहीं, इतने हजारों में से अगर एक बच्चा भी ऐसा बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा साइमन क्लास को दें। मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया है आप लोगों से कि PDF चाहिए आपको, मैंने 1 रुपये भी नहीं लिए। आपको इतनी सारी वीडियोस बना के दी, दिन रात मेहनत करी आप लोगों के लिए, 1 रुपये मांगे क्या मैंने आप लोगों से? नहीं मांगे। उसका सिला अगर ये चीज़ मिलेगा कि हाँ आप बोलो कि बकवास पढ़ाया जाता है, टाइम पास होता है, ये होता है वो होता है, बहुत गंदा लगता है फिर सुनकर, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए। बाकी जो समझदार है, जो पढ़ता है, अच्छे से समझता है, वो सारी चीज़ जानता है, ठीक है। कौन कैसा पढ़ाता है, कौन धोखाधड़ी कर रहा है, क्या हो रहा है, वो सब जानते हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने ईमानदारी से काम किया है और पूरा दिल लगा काम किया है, तो आप लोग अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा साइमन क्लास को दें, बस मुझे यही चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, क्यों? क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, देखते हैं किसको पकड़ता हूं मैं। और याद रखना, मैंने बहुत पहले ही बोला था ज्योग्राफी के लिए टीचर लेकर आऊंगा, लेकिन मैं लाया नहीं, मैंने खुद ही इसको भी करवा दिया, सोशियोलॉजी भी करवाई, पॉलिटिकल सारा करवा दिया है। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए, और आने वाले टाइम पे 10th क्लास के लिए भी स्टार्ट कर दूंगा, आप देखना आगे बात समझ में। फिर ग्रेजुएशन भी पढ़ाने लग जाऊंगा, आप लोग बस अपना प्यार देते रहें ज़्यादा से ज़्यादा साइमन क्लास को, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।